Hariom students, today I am going to introduce your next segment, that is non-nutritive components of diet. Non-nutritive components of diet classified in 5 segments. The first segment is fiber and roughage. It is divided in 2 categories: soluble fiber and roughage, and insoluble fiber and roughage. Second one is the water. Third one is the color compound. Fourth one is the flavoring or flavor compound, and the last one, fifth one, is the plant compound. These are the segment which is related with the topic non-nutritive components of the diet. तो प्यारे छात्रों, आज हम लोग नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके 5 चरण हैं, 5 स्टेप्स हैं, जिसमें फाइबर और रफेज पहला है, और इसके भी 2 क्लास हैं, जिसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर और रफेज की हम लोग बात करेंगे। दूसरा चरण जो है वो वाटर, जल या पानी से संबंधित है। तीसरा कलर कंपाउंड से रिलेटेड है। चौथा फ्लेवर कंपाउंड से रिलेटेड है, और जो 5वां और अंतिम चरण है इसका, वो प्लांट कंपाउंड से रिलेटेड है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, जब हम वेट लॉस और ओबेसिटी की बात करते हैं तब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आजकल जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज हैं उसमें जो आहार और जो डाइट का मेन हिस्सा है उसमें हम लोग नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को अधिक शामिल करते हैं, तब जब हमें वेट को कम करने की आवश्यकता होती है या फिर अपने डाइट को इस तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता हो कि हमें कम ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता हो। यदि हम कम ऊर्जा अपने भोजन में चाहते हैं तो ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि हमारे भोजन के एक आवश्यक अंग होते हैं। तो आइए देखते हैं ये पांचों किस तरह से हमारे भोजन के महत्वपूर्ण अंग हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट टॉपिक इज fiber and roughage. As you know, fiber and roughage are the important component of non-nutritive diet, and food component which cannot be digested by the intestinal tract. As you know, the fibrous or roughage food cannot be digested by our digestive system, has no nutritive value. Fiber and roughage hasn't any nutritive value. Add bulk to the food and satisfy the appetite. It's only for the satisfaction of appetite the food is essential. Prevent constipation. Fibrous and roughage always prevents the constipation, which is the common problem in modern era. And it is 2 category: soluble fibers and roughage, or insoluble fiber or roughage. Soluble fiber or roughage soluble in the water, and insoluble not soluble in the water. Like the banana is the resource of soluble roughage, and grains are the source of insoluble fiber और रफेज। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, मैं इसे दोहरा रहा हूं आपकी सुविधा के लिए हिंदी में। फाइबर और रफेज ऐसे फूड कंपोनेंट जिनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से पचा नहीं पाता है, उसको हम लोग फाइबरस और रफेज की कैटेगरी में रखते हैं। इनका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है। इनको खाने से हमें किसी भी प्रकार से न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। ये भोजन का हिस्सा होते हैं बल्क में खाने में, जो कि हमें सेटिस्फाई करते हैं, हमारे भूख को शांत करते हैं, लेकिन ये हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं देते हैं। और एक सबसे बड़ी खासियत होती है इन फाइबर और रफेज की, जो हमें कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। ये हमारे जो भोजन पचने के बाद जो स्टूल होता है उनको नर्म और मुलायम बनाए रखने में मददगार होते हैं। इनमें अधिसंख्यक मात्रा जल की होती है, पानी की होती है, इसलिए ये हमें कब्ज से भी बचाते हैं। इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। बहुत सारे रफेज और फाइबर ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि जो बनाना केला होता है उसके रेशे जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं और वो जल में घुल जाते हैं, और जो ऐसे जैसे मोटे अनाज होते हैं उनके छिलके इत्यादि या जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके रेशे जो होते हैं वो अघुलनशील होते हैं और वो घुलते नहीं हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के लिए बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है हमारी फाइबर और रफेज की ही, जिसमें हम लोग बातें करने जा रहे हैं। सोल्यूबल फाइबर रिड्यूस ब्लड शुगर function and the lower the cholesterol. It is the main function of the fibrous and roughest diet. Soluble fibers always reduce the blood sugar. Mind it, soluble fibers and roughest always reduce blood sugar and lower the cholesterol. Cholesterol is the major problem in modern era. So soluble fiber always reduce the cholesterol level in the our fluid or blood. And the next one is the soluble fibers is good stool soften. As you know, the insoluble fibers always good to stool softener. Our stool will be soft if we use the insoluble fiber because of the more water content present in it. And the 30 gram is the recommended for the adult in a day or per day. It means the minimum 30 gram of insoluble fiber or roughage necessary for an adult in a day. Decreases the risk of heart disease because it's control our blood pressure and control our cholesterol. That's why the roughage always helpful to decrease the heart problem, heart disease. And the source of wheat, fresh fruit, vegetable, oats, and connective tissues of the meat, fish, and all the poultry product are the rich source of fiber and roughage. तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फाइबर और रफेज हैं वो जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं ये ब्लड शुगर को रिड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इनको घटाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। और इनसोल्यूबल फाइबर जो होते हैं वो जो हमारे मल होते हैं उसको सॉफ्ट बनाने में भी, उसको नरम बनाए रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि इनमें अधिसंख्यक हिस्सा जो होता है जल या पानी का होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रतिदिन कम से कम एक वयस्क व्यक्ति को 30 ग्राम फाइबर और रफेज लेना चाहिए, जो कि हमारे खाने का हिस्सा होता है, जिसको हम साबुत अनाज के रूप में, सलाद के रूप में और हरे पत्तेदार सब्जियां या फल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 30 ग्राम इसकी आवश्यकता पड़ती है। और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं ये ब्लड शुगर को रिड्यूस करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको बढ़ाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हार्ट डिजीज़ की भी प्रॉब्लम जो है कम हो जाती है। और इसके सोर्स के रूप में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इनका बेहतर स्रोत क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, व्हीट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह की सब्जियाँ जिसमें पत्तेदार सब्जियाँ भी शामिल हैं, ओट्स हैं। पहले के ज़माने में ओट्स खाने वाले को प्राइमेटिव कहा जाता था, लेकिन ओट्स आजकल खाने वालों को ज़्यादा मॉडरेट कहा जाता है। ये भी हास्यास्पद बात है, लेकिन ओट्स जो है पुराने ज़माने से हमारे भारतीय भोजन का हिस्सा रहा है। और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो मीट होते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें हम लोग रेड मीट और फिश की बात करते हैं, सी प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये सभी जितने भी पोल्ट्री प्रोडक्ट हैं ये भी फाइबर्स और रफेज के गुड सोर्स कहे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के लिए आगे चलते हैं। हियर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर. Water is more important than food. We know it. And look here, why the water is most important as a non-nutritive component of diet. Essential component of diet. Water is the essential component of our diet. More than 80%, 70% part of the meals made with the water. And the blood compressor of the 90% water. Blood compressor of 90% of water regulates body temperature. Water is also essential for the body temperature, and it also important for the hydro balance in the body.
That's why we call the blood compressor of the 90% of the water, and the function as the lubricant, keep skin moist and protect the body from the shock, and 20% from food and 80% from water intake. We fulfill our hydro balance 20% from food content and 80% from the drinking water through the fluid which we intake in a day. So it's a important factor. I am going to explain it again in Hindi, जो कि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में पानी जो है, जल जो है, ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा। ये जल जो होता है हमारे खाने का महत्वपूर्ण अंग या हिस्सा होता है। जो हमारा रक्त होता है, हमारी जो खून होता है शरीर में, उसका 90% हिस्सा जल से बना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का अधिसंख्यक हिस्सा 70 से 80% हिस्सा जो है वो जल से बना होता है, लेकिन हमारे रक्त का लगभग 90% हिस्सा जो है वो जल से बना होता है। जल क्या करता है? हमारे बॉडी में बायोकेमिक प्रोसेस को ठीक रखता है। जल की वजह से ही हमारे शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से होती हैं, और जल की वजह से ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। जल की कमी या अधिकता होने की वजह से हम लोगों ने देखा है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर फ्लैक्चुएट करने लगता है। अच्छा, जल हमारे शरीर में अन्य तरह से भी काम करता है। एक ये लुब्रिकेंट, चिकनाई के रूप में काम करता है। हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उसको हमेशा नर्म मुलायम रखने के लिए उसको वो मॉइस्चर प्रदान करता रहता है, और बॉडी को शॉक लगने से भी बचाता है। चूँकि हमारा अधिसंख्यक शरीर जल से फ्लूइड से बना हुआ है, इसलिए जब भी हम कोई भी गतिविधि करते हैं, उछलने, दौड़ने, कूदने, खेलने, इसमें हमारे शरीर को हमेशा झटका लगता रहता है। तो इन झटकों से भी ये जो जल है, ये लिक्विड या फ्लूइड है, हमें बचाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जो आपको जाननी चाहिए, मैं बताना चाहूँगा थोड़ा विस्तार से, कि हम अपने 20% जल की ज़रूरत को अपने भोजन से पूरा करते हैं, और 80% जल की ज़रूरत को हम पेय के रूप में या पानी के रूप में पीकर पूरा करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 80% जल की रिक्वायरमेंट है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग 4 से 5 लीटर रेकमेंड किया जाता है पानी पीते हैं, और 20% जल की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो भोजन होते हैं, हम अलग अलग तरह के पदार्थ जो हम खाते हैं, उनमें से 20% पानी हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है। इस तरह से हमारे 100% पानी की ज़रूरत शरीर पूरा करता है। तीसरा सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट इज द कलर कंपाउंड. Color compound is a non-nutritive compound. As we know, it's make our food attractive, and food become more appetizing and attractive by color. The natural colors also present in the food content, but that one not bright color. So we use the bright color for the attractiveness of the food. We use always the synthetic color or food color for the bright color. Natural pigments are found in the fruits and vegetable. As you know, the natural color, natural pigments are also found in the fruits and vegetables, but that one not bright. If we want bright color, we have to add the synthetic color or food color in the dishes. The color from the animal product and grains are less bright. As you know, the color which is naturally present in the food, that are less bright. When we want to use bright color in our dishes, we have to use the color compound और food color. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह के खाद्य रंगों का इस्तेमाल भोजन को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एनिमल प्रोडक्ट हों या प्लांट प्रोडक्ट हों, उनमें नेचुरली कलर होते हैं, लेकिन वो कलर उतने चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन यदि हमें अपने डिशेस को बहुत ही गाढ़े कलर में या चमकीले कलर में दिखाना होता है, तब हम एडेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कलर का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्राकृतिक नहीं होते हैं। इनको हम लोग कृत्रिम रंग या इसको हम लोग भोज्य रंग या फूड कलर के नाम से भी जानते हैं। आजकल आधुनिक युग में एडेड कलर का और एसेंस वगैरह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है डिशेस को एट्रैक्टिव बनाने में। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड है, फ्लेवर कंपाउंड. फ्लेवर्स आर ड्राइव फ्रॉम द बोथ न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ
food or diet. Mind it, flavoring compounds belongs to both category. Sometimes it's nutritive component, sometimes it's non-nutritive components of food or diet. Acidic food provide sour taste. As you know, the acidic food, all acidic food provide sour taste, and the alkaline food provide the bitter taste. All the alkaline foods belong to alkaline category, always provide the bitter taste. And the last one is the plant compounds. Plant contains other non-nutritive substance like tea, coffee contains of caffeine. So students, these is the last components of non-nutritive component of डाइट. विद्यार्थियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चौथा है फ्लेवर, कंपाउंड और एसेंस, जिसको हम सुगंधित पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, जो कि हमारे खाने में उपयोग होता है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सुगंधित द्रव्य या पदार्थ जो होते हैं वो कभी कभी न्यूट्रिटिव भी होते हैं और कभी कभी नॉन न्यूट्रिटिव भी होते हैं. उनसे पोषण भी मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है. बहुत सारे ऐसे हम लोग कृत्रिम एसेंस का, सुगंध का इस्तेमाल भोजन को बनाने में या भोजन को सुगंध प्रदान करने में करते हैं. यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. जैसा कि जितना भी एसिडिक फूड है, हम लोग जानते हैं, बचपन से देखते आए कि जितना भी एसिडिक फूड है उनका सॉर टेस्ट होता है और जितने भी एल्कलाइन फूड होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं. एक सामान्य सी जानकारी है. और अंतिम है जो प्लांट कंपाउंड के विषय में है. जो प्लांट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के रूप में देखे जाते हैं या नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के रूप में देखे जाते हैं. बहुत सारे ऐसे प्लांट कंपाउंड्स हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनसे कोई भी नरिशमेंट हमें प्राप्त नहीं होता है, कोई भी पोषण हम लोगों को नहीं मिलता है. जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में चाय को लेते हैं, कॉफ़ी को लेते हैं, जो कि कैफीन का कंटेंट है. चाय से हमें कैफीन तो प्राप्त होता है, कॉफ़ी से हमें कैफीन, निकोटीन तो प्राप्त होता है, लेकिन हमें उससे कोई भी पोषण प्राप्त नहीं होता है. लेकिन हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या बताते हैं कि एक कप चाय में 300 कैलोरी होती है या एक कप कॉफ़ी में 300 कैलोरी होती है, लेकिन वो कैलोरी, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू चाय या कॉफ़ी का नहीं होता है. उसमें इस्तेमाल होने वाले दूध, उसमें इस्तेमाल होने वाले शुगर या शर्करा की वजह से उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू वो होता है. लेकिन अगर हम पोषण की दृष्टि से या नरिशमेंट की दृष्टि से देखें तो चाय और कॉफ़ी का कोई अपना न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है और उसमें सिर्फ कैफीन ही पाया जाता है. तो ये आज हम लोगों का नॉन न्यूट्रिटिव जो कंपोनेंट्स ऑफ डाइट थे, जिसमें आज हम लोगों ने 5 चीज़ों की चर्चा की है. ये सेगमेंट आज हमारा समाप्त होता है. तो हम लोग होमवर्क के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा कि मैं पहले से निवेदन करता आया हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करता आया हूँ, होमवर्क के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे आपको होमवर्क उपलब्ध होगा. और इस सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. अगले क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर की चर्चा करेंगे. तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि ईटिंग डिसऑर्डर को किसी भी तरह से मिस ना करें, क्योंकि एनर्जिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा की हम लोग बात करेंगे, जो कि So student, these are the non-nutritive components of the diet. These components are very important and it is very essential for the weight loss and the low energy achievement. So we will discuss next topic.